G7 में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इटली पहुंच गए हैं। जी हां, द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे और ये बायलैटरल टॉक्स काफी मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। AI सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे पीएम मोदी, साथ ही साथ बाइडेन से भी मुलाकात हो सकती है। तो एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात, वहीं दूसरी ओर AI सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। तीसरी बार बनने के बाद ये पहला विदेश दौरा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इटली के अपुलिया शहर में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने पहले इंटरनेशनल ट्रिप जो कि G7 में है गए, और ये आप ये समझें कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को G7 बुलाया जाता है। और ये अब नॉन स्टॉप होने जा रहा है। लेकिन जब आप कंपैरिजन करने पे आते हैं तो आप ये देखते हैं कि एक तरफ जो है वो देखिए जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बनने जा रहा है, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, वहां पे जो खरीदारी होती है उससे पूरी दुनिया को फायदा पहुंचता है उस खरीदारी से। और दूसरी तरफ जो वो कह रहे हैं कि IMF अगर पुराना लोन चाहिए तो अगला लोन देना पड़ेगा। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मोदी जी का ये फर्स्ट विजिट है जो उन्होंने इटली के लिए किया है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि G7 समिट में वो हिस्सा लेंगे, लेकिन भारत G7 का हिस्सा नहीं है। लेकिन भारत को फिर भी, क्योंकि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंट्री है, भारत में कई दूसरी चीजें जिसमें G7 को छोड़ दीजिए, अगर जो G20 SCO की मीटिंग्स और कई दूसरी चीजें हो रही हैं, तो इस वजह से भारत की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, जिस वजह से भारत के प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया जाता है। और मजे की बात यह है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी G20, दरअसल सच्ची बात मैं देखूं, अगर इसमें इसको अगर एनालाइज किया जाए तो G7 का इंडिया के बगैर अब गुजारा ही नहीं है। G7 का इंडिया के बगैर कोई गुजारा नहीं है। ठीक है जी। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 मीटिंग के लिए इटली पहुंच चुके हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला विदेश दौरा है और बहुत अहम दौरा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लोबल टाइम, पाकिस्तानी मीडिया, सब के सब इस दौरे से जले हुए हैं। इसके पीछे का रीजन दोस्तों ये है कि G7 में इस बार अलग से 4 देशों को बुलाया गया जो ग्लोबली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक सऊदी अरेबिया, एक भारत, एक यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन एक अहम मुद्दा बना हुआ है, और चौथे नंबर पे ताइवान को भी इनवाइट किया गया। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हज के कारण से वहां नहीं पहुंच पाए, भारत पहुंचा है, नरेंद्र मोदी जी पहुंचे, और 1-to-1 टॉक होगी नरेंद्र मोदी जी की जो बाइडेन के साथ भी, जस्टिन ट्रूडो के साथ, कनाडा के जेलेंस्की के साथ भी होगी, और मेलोनी के साथ तो होगी ही। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन ये, बहुत सारे न्यूज जो चैनल्स हैं वो दावा कर रहे हैं कि भाई G7 जो नेशन है उनका भारत के बिना गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि G7 के जितने भी देश हैं उनका भारत के साथ बहुत भारी मात्रा में ट्रेड है, और भारत के जो वर्कफोर्स है, भारत के जो इंटेलिजेंस लोग हैं, वो जो है भारी मात्रा में इन G7 देशों में काम करते हैं। तो G7 देश भारत को किनारे पे रख ही नहीं सकते। भारत की इंपॉर्टेंस बढ़ता देख चाइना भी जल रहा है कि भाई G7 में भारत को क्यों बुलाया गया, और पाकिस्तान तो जल के राख हो ही रहा है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने पहले इंटरनेशनल ट्रिप जो कि G7 में है गए, और ये आप ये समझें कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया को G7 बुलाया जाता है। और अब वो कह रहे हैं कि जी हमारा बायलैटरल और मल्टीलैटरल एजेंडा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया इटली जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बड़ी ज़बरदस्त है। दरअसल सच्ची बात मैं देखूं, अगर इसमें इसको अगर एनालाइज किया जाए तो G7 का इंडिया के बगैर अब गुजारा ही नहीं है। G7 का इंडिया के बगैर कोई गुजारा नहीं है। ठीक है जी। और G7 को इस चीज का पता है, G7 इन चीजों को जानता है, G7 इन चीजों को देख रहा है, और पर्टिकुलरली अब वो देखें इटली को किधर इंगेज कर रहे हैं। ये बड़ी देखें द वे इंडिया हैज गॉन ग्लोबल, इन चीजों से आप समझें, और बड़े लंबी चौड़ी बातें हुई और बड़ा कुछ हुआ। सो इन चीजों को थोड़ा समझें इस सेंस में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसका इंडिया हिस्सा है। सो जितनी भी ग्लोबल एक आउटरीच है या ग्लोबल एक कनेक्शन बिल्ड हो रहे हैं, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट कनेक्शन। ठीक है जी। अब होगा क्या, अब सुनने में तो ये आया कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनको भी इनवाइट किया गया था G7 के इजलास में, लेकिन वो नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं हमारा हज सीजन है तो हम नहीं जा सकते। समझ रहे हैं, हालांकि कोई मसला नहीं है, जाना था 2 घंटे के लिए अटेंड करके आ जाना था, लेकिन जानबूझ के मोहम्मद बिन सलमान नहीं गए। वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको पता है कि हम मेंबर तो है नहीं है, हम क्यों जाएं वहां जाके बैठे,
और आपका एहसान लें। बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं हम एहसान लें। अच्छा, ये चीज़ इंडिया पे भी फिट हो सकती है कि वाई इंडिया इज एक्सेप्टिंग दीज इन्विटेशंस, अगर मोहम्मद बिन सलमान नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई मोहम्मद बिन सलमान हैज़ ऑलरेडी उनका एक स्टेचर और उनका स्टाइल, पॉलिटिक्स स्टाइल डिफरेंट है। वो एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, उनके स्टाइल डिफरेंट है। नरेंद्र मोदी इज़ अ डेमोक्रेसी, वो उनके साथ हैं, ठीक है जी। और मज़े की बात तो सुनने में ये पता चला है कि नरेंद्र मोदी जो है वो G7 की मुलाकात के लिए जा रहे हैं, तो साथ में वो इटली भी जाएंगे और पोप वेटिकन से मुलाकात करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई हर्ड। पोप वेटिकन से इटली में मुलाकात भी करेंगे नरेंद्र मोदी। इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है? इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। सो बेसिकली नरेंद्र मोदी आउटरीच करना चाहते हैं। लेकिन ये जो सारे का सारा आप G7 का एजेंडा देखें तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी पोप वेटिकन से मिल रहे हैं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिल रहे हैं, ट्रूडो से मिल रहे हैं, बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं, और इनकी बहुत सारी साइडलाइंस पे मीटिंग भी है। अब कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर से जब मुलाकात होगी तो उधर कुछ ना कुछ तो टक टक होगी ना, ठीक है जी। और ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स अस द स्टोरी कि इंडिया जो है वो जिस तरह G7 के अंदर अपने फुटप्रिंट जो है वो गाड़ चुका हुआ। दरअसल सच्ची बात मैं देखूं, अगर इसको अगर एनालाइज किया जाए तो G7 का इंडिया के बगैर अब गुजारा ही नहीं है। G7 का इंडिया के बगैर कोई गुजारा नहीं है, ठीक है जी। और G7 को इस चीज़ का पता है, G7 इन चीज़ों को जानता है, G7 इन चीज़ों को देख रहा है कि भाई साहब एक तरफ आप ये समझें कि नरेंद्र मोदी के साथ इंगेज करना है, एक तरफ अगर आप ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ इंगेज करना है, तो वो कैसे इंगेज करना है? तो वो समझते हैं कि इंडिया को बड़े प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बनाया जाए। जितना ज़्यादा हम इंडिया को बड़े प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बनाएंगे उतना ज़्यादा हम लॉन्ग टर्म ताल्लुक इंडिया के साथ डेवलप कर सकते हैं। कई लोगों का तो कहना यह है ना कि क्या करना है, क्यों इंडिया चाहता है इस तरह, क्यों यूरोप चाहता है? भाई यूरोप और अमेरिका को समझ है कि उस खित्ते के अंदर अगर डेमोक्रेसी के हवाले से देखा जाए तो अगर आपको याद होगा कि मगरब ये कहता है कि इंडिया इज आवर फेलो डेमोक्रेसी, वन पॉइंट। फिर वो कहते हैं जी इंडिया के साथ तो हमारे जो है वो कल्चरल ताल्लुकात हैं, कोई कहता है हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। असल में मसला क्या है? असल में मसला ये है, सबको पता है कि इंडिया के पास अब पैसे हैं, इंडिया की इकोनॉमी तगड़ी हो गई है, इंडिया के साथ पास बिजनेस मिलेगा, कंज्यूमर मार्केट है। वो जाते हैं, वो इटली के हेलीकॉप्टर खरीदते हैं इंडियंस, फ्रांस जाते हैं राफेल खरीदते हैं, अमेरिका जाते हैं ड्रोन खरीदते हैं। तो सारे के सारे जो ममालिक हैं उनको तो इस चीज का पता है कि दैट्स हाउ वी हैव टू गेट ए सपोर्ट ऑफ इंडिया, से मदद लेनी है हमने। एंड देन सबसे बड़ी बात जो जारी बात है एक आम बंदे को नहीं समझ आएगी, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इस मोमेंट के ऊपर इंडिया एक तरफ से एक एज ए शील्ड खड़ा हुआ है। दिस इज व्हाट वेस्ट थिंग। और वो शील्ड ये है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जो इंटरेस्ट है वो कैसे प्रोटेक्ट करने हैं। और इंडिया कहता है जी हम डेमोक्रेसी, हम अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ हैं, हम रसिया, हम जो चाइना की बात है उसके चाइना के खिलाफ है, सो हम तो वो अथॉरिटेरियनिज्म के साथ मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इंडिया सेज। ये चीजें अगर आप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि जो क्या उसे बोलते हैं थिंग्स कैसे चलेंगे। अब डॉक्टर जयशंकर जो है वो 24 घंटे उनको गाइड कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं 2014 में यही यूरोप के देश थे, यही यूएसए था जो भारत को तीसरी दुनिया का देश कहा करते थे, दूसरी तीसरी दुनिया का देश कहा करते थे। और भारत की काफी ज्यादा हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे यही देश मजाक उड़ाते हुए नजर आते थे। 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ। और अधिकतर इंटरनेशनल इश्यूज में यही देश पाकिस्तान का समर्थन करते हुए नजर आते थे। एक रूसी उन देशों में से हुआ करता था जो भारत का साथ देता था। लेकिन दोस्तों ऐसी नहीं है कि हम G7 में शामिल हो गए तो रूस के खिलाफ हो गए, नहीं। G7 में शामिल होना भारत के लोगों के हित के लिए, क्योंकि G7 में जो देश हैं वो भारत को काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, भारत भी G7 देशों को बहुत कुछ देता है। भारी मात्रा में रॉ मटेरियल भारत सप्लाई करता है। रॉ मटेरियल इन द सेंस कि जो किसी भी चीज को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है वो भारत ही देता है इन सबको, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, इन G7 देशों में जो चीप लेबर है,
लेबर फैसिलिटी भी भारत 48% से ज्यादा G7 देशों में अवेलेबल कराता है। पूरी दुनिया मिलकर G7 देश में 52% का कंट्रीब्यूट करती है चीप लेबर के देने के लिए, और अकेले भारत 48% पूर्ति करता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत की रेलेवेंस। इसके बाद भारत अपने देश में निवेश करने के लिए भी G7 देशों के कंपनीज को प्रोत्साहित करता है कि आइए हमारे देश में फैक्ट्री लगाइए, हम आपको सस्ती चीजें अवेलेबल कराएंगे। इसलिए G7 देश जो है भारत में फ्यूचर देख रहे हैं। दूसरी बात ये, G7 देश चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, तो अल्टीमेट जो ऑप्शन है वो भारत ही है, क्योंकि चाइना कितना लेबर फोर्स सिर्फ भारत में ही अवेलेबल हो सकता है। तो इसीलिए G7 देशों के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल आप कह लीजिए दोस्ताना रिश्ते तो हैं ही, चाहे वो जो बाइडेन के साथ हो, चाहे वो मेलोनी के साथ हो, चाहे वो जेलेंस्की के साथ हो। हालांकि ट्रूडो से नहीं बनती क्योंकि वो भारत के खिलाफ बातें करता है। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।